नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मिलन। नजर करते हैं आज की स्पीड न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक जताया। उनके निधन से आहत हूं, इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। आज से करीब 3.20 किमी लंबा राजपथ नए रंग रूप और नाम के साथ अब कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई इस प्रतिमा का वजन 65 मेट्रिक टन है। अमर जवान ज्योति की उत्थान उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई जो 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ था। पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया है। मेडिकल कैंप के उद्घाटन से पहले मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रायोजित योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। मेडिकल कैंप से उद्घाटन के बाद मोदी ने कहा कि आज पूरे गुजरात में मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का सशक्त तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों छोटे किसानों का कदम कदम पर साथ देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि हमारी सरकार का ऐसा ही एक प्रयास है। गुजरात के कृषि मंत्री मुकेश पटेल ने कार्यक्रम और मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। उन्होंने बताया कि सूरत के ओलपाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के लगभग 66,000 निवासियों के मुफ्त चिकित्सा शिविर के लिए कराया गया था। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने लॉकहीड मार्टिन F-35 लैंडिंग की डिलीवरी को अस्थायी रूप से स्वीकार करना बंद कर दिया है। एक खोज के बाद कि उत्पादन में लड़ाकू जेट के हिस्से चीन से मिश्र धातु से बने थे। हमने पुष्टि की है कि चुंबन सूचना प्रशासित नहीं करता है या विमान की अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचाता है और इस मुद्दे से जुड़े कोई प्रदर्शन गुणवत्ता सुरक्षा या सुरक्षा जोखिम नहीं है। और F-35 इन सर्विस बेड़े के लिए उड़ान संचालन जारी रहेगा। सामान्य F-35 संयुक्त कार्यक्रम कार्यालय के प्रवक्ता रसेल गोमेर ने फ्लाइट को बताया था। एवल प्रदाता लॉकहीड मार्टिन का एवं स्तरीय आपूर्तिकर्ता के F-35 टर्बो मार्टिन पर एक चुंबन से संबंधित है जिसमें कोबाल्ट और समैरियम मिश्र धातु शामिल है, जिसे हाल ही में पीयूष रिपब्लिक ऑफ चाइना में उत्पादन करने के लिए निर्धारित किया गया था। चुंबक अमेरिका में चुंबकित है और संवेदनशील जानकारी है कि कोई दृश्यता प्रदान नहीं करते हैं या उड़ान जोखिम पैदा नहीं करते, सिरबट ने यह कहा। जापान में होने वाली दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अपने समकक्ष यासुकाबू हमदा से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष द्विपक्षीय रणनीतिक व वैश्विक साझेदारी एवं स्वतंत्र मुक्त और कानून आधिकारिक हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनाथ सिंह ने हमदा से मुलाकात के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि जापान के रक्षा मंत्री
यासुकाबू हमदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा सहयोग व क्षेत्रीय मामलों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। इस साल दोनों देश अपने राजनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और जापान एक विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी का अनुसरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल के दिनों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दोनों देशों के सांस्कृतिक और सभ्यतावान संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया। उन्होंने फरियादियों को सुना और प्रभावित कार्यवाही का भरोसा दिया। गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री हिंदू सेवाश्रम में आयोजित जनता दरबार में पहुंचे। यहां 150 से करीब फरियादियों की समस्या सुनी, उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। यात्री निवास में इंतजार कर रहे 700 से करीब फरियादियों के लिए कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे उनकी समस्या सुने। यहां सर्वाधिक शिकायतें पुलिस और राजस्व से जुड़ी हुई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर एक बार दोहराया कि थाना और तहसील स्तर के मामलों का निस्तारीकरण वहीं किया जाए। इसमें लापरवाही करने वाले अफसरों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। उन्होंने पुलिस व प्रशासन के आला अफसरों से कहा कि छोटे छोटे मामलों का निस्तारीकरण यदि जिला स्तरीय और थाना स्तर पर होता तो लोग इतनी दूर से यहां जनता दरबार में नहीं आते। एनटीए ने नीट यूजी 2022 के नतीजे घोषित कर दिए। राजस्थान की तनिष्का को पहली रैंक मिली है। एग्जाम में राजस्थान की तनिष्का ने पहली और दिल्ली के वत्स आशीष बत्रा को दूसरी रैंक मिली है। दिल्ली के वत्स आशीष बत्रा को दूसरी रैंक, कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण मांगुले को तीसरी, जबकि कर्नाटक की रुचा पाउसो को चौथी और तेलंगाना की एबारली सिद्धार्थ राव को 5वीं रैंक हासिल हुई है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फिलहाल ही में होने वाला था। उम्मीदवार नीट यूजी काउंसलिंग राउंड में शामिल हो सकते हैं, जो सितंबर से शुरू हो सकती है। भाजपा विधायक राम कदम ने 1993 के बम धमाके के दोषी आतंकी याकूब मेमन की मुंबई में कब्र को मजार में बदलने को लेकर बड़ा आरोप लगाया। याकूब कदम ने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जब सीएम थे उस दौरान याकूब की कब्र को मजार में बदल दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही मुंबई के प्रति प्रेम और देशभक्ति है। कदम ने इसे लेकर शरद पवार, राहुल गांधी व उद्धव ठाकरे से देश के माफी मांगने को कहा है। याकूब को 7 साल पहले 2015 में नागपुर की जेल में फांसी दी गई थी। इसी बीच मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में याकूब मेमन की मजार पर की गई लाइटिंग की व्यवस्था को हटा दिया गया। मुंबई के मरीन लाइट्स रेलवे स्टेशन के सामने स्थित बड़े कब्रिस्तान में याकूब मेमन का शव दफनाया गया था। उसे मुंबई बम धमाकों का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसकी कब्र को मजार का रूप देने को लेकर बवाल मचा हुआ है। तभी भाजपा विधायक कदम ने इसे लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर निशान साधा। सतलुज यमुना लिंक नहर पर आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल का बयान खूब चर्चा में है। इस नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा है। स्पष्ट है कि सतलुज यमुना की लिंक नहर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पंजाब और हरियाणा में फंस चुकी है। इसी के दौरान पहली पंजाब में सरकार है तो पानी देने की बात कहां आती है। इसलिए पूरा मुद्दा केंद्र को थमा दिया गया है। दोनों राज्यों में चुनावी नुकसान न हो इसलिए नेता जरूर बयान दे रहे हैं। हरियाणा में आप सांसद सुशील गुप्ता साय नहर से पानी के दावे पर कर रहे हैं। केजरीवाल और सीएम भगवंत मान के बयान के बाद क्या SYL नहर के मुद्दे पर पंजाब के हाथ से कमान निकल गई? यह सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक पंजाब इसका पुरजोश विरोध कर रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को लखनऊ के एक होटल में आग लगने से लोगों की मौत पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने होटल में आग लगने के मौके पर दुख व्यक्त किया था। मुख्यमंत्री ने सभी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा तंत्र की विस्तृत भौतिक जांच करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा तंत्र की विस्तृत भौतिक जांच करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 5 से 6 सितंबर को राज्य के सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम और होटलों में अग्नि परीक्षण, सुरक्षा और निकासी के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरूप राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करते हुए अग्निशामक विभाग समय समय पर अग्निलेखा परीक्षा, सुरक्षा और निकासी पूर्वाभ्यास और मॉक ड्रिल आयोजित करना रहता है। झारखंड में एक राजनीतिक संकट चल रहा है। इसके अलावा राज्य बलात्कार और हत्या के कई अपराधों के लिए समाचार में रहा है। और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन से राज्य से उनकी अनुपस्थिति के बारे में पूछा गया था। झामुमो विधायक और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने हाल ही में राजनीतिक अशांति के बीच अपनी दिल्ली यात्रा के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मेरे पास अंडरग्राउंडमेंट खत्म हो गए थे।
गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सहरन की अंडरग्राउंड वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पीड़ितों के परिवार के प्रति असंवेदनशीलता है। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की जीत के बाद दर्शक स्टेडियम में ही भीड़ गए। दर्शकों ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी, नारेबाजी और झंडे लहराए। कुछ अफगानिस्तानी समर्थकों ने पाकिस्तानी को फेंका और पीटा भी। अफगानिस्तान आखिरी ओवर तक सुपर 4 में मुकाबले में जीतता नजर आ रहा था। पाकिस्तान का आखिरी विकेट क्रीज पर मौजूद था और नसरुद्दीन शाह स्ट्राइक पर थे। लग रहा था कि पाकिस्तान की हार तय है, लेकिन फारूकी ने लगातार 2 गेंदों में फुल टॉस फेंकी और नसीम ने दोनों गेंदों पर 6 लगाकर पाकिस्तान को जिता दिया। इसी के बाद स्टेडियम में मारपीट शुरू हो गई। मैच के दौरान पाकिस्तानी बैटर आसिफ और अफगानी बॉलर फरीद के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। 19वां ओवर फेंकने आए फारिद को चौथी गेंद पर आसिफ ने 6 जड़ दिया। अगली गेंद पर फरीद ने आसिफ को कैच आउट किया। नॉन स्ट्राइकर एंड पर जा रहे आसिफ और फॉलो थ्रू में जा रहे फरीद टकरा गए। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को कुछ कहा और आसिफ ने फरीद को मारने के लिए बल्ला उठाया। पटना के फुलवारी शरीफ से सामने आई पीएफआई कनेक्शन को लेकर एनआईए ने गुरुवार को बिहार में छापेमारी शुरू कर दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 9 जिलों में 13 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इसमें पटना के फुलवारी शरीफ के अलावा वैशाली, मधुबनी, छपरा, अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज, नालंदा और जहानाबाद शामिल है। अररिया और जोकीहाट में एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव एहसान परवेज के घर पे भी एनआईए की पहुंच गई। छपरा के जलालपुर के माधवपुर पंचायत के रुदरपुर गांव निवासी सरकारी शिक्षक परवेज आलम के घर पर एनआईए की टीम ने छापा मारा। साथ में ही भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। वहां पिछले 1 घंटे से घर में पूछताछ भी चल रही थी। फुलवारी थाना में दर्ज एफआईआर के परवेज का नाम सामने आया था। उस समय एनआईए ने बताया था कि आरोपी पीएफआई का एग्जीक्यूटिव मेंबर है। फुलवारी शरीफ के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में भी एनआईए की कार्यवाही शुरू करी है। फुलवारी के मिल्कतियाना मोहल्ला एवं बरहनपुर ग्रामीण इलाके में टीम पहुंची। यहां पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े संदिग्ध की तपास की जा रही है। भारत के वित्त मंत्री ने गुरुवार को कहा कि रूसी तेल आयात करना देश की मुद्रास्फीति प्रबंधक रणनीति का हिस्सा था और अन्य देश भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत ने यूक्रेन पर फरवरी में रूस के आक्रमण की निंदा नहीं की, बल्कि संकट के कूटनीतिक समाधान और हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया। रूस दशकों से रक्षा हार्डवेयर का भारत का सबसे बड़ा विदेशी आपूर्तिकर्ता रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रूस से भारत का कच्चा तेल फरवरी से अब तक सभी स्रोतों में आयात के 12% से 13% के बीच उछल गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और कच्चे तेल का आयातक है और सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न देशों के साथ व्यापार और अन्य संबंधों को संतुलित करने के लिए श्रेय के पात्र है। उन्होंने कहा कि मैं विश्व स्तर पर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की राजनीति का श्रेय देता हूं कि हमने सभी देशों के साथ संबंध बनाए रखा, लेकिन फिर भी रूसी ईंधन प्राप्त करने में कामयाब रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को आदमपुर में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। इसके बाद वे एक रैली को संबोधन कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा से विधायक के रूप में कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफे के बाद आदमपुर विधानसभा की सीट पर उपचुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री का हिस्सेदार काफी महत्वपूर्ण रहा। आदमपुर सीट बिश्नोई का गढ़ मानी जाती है। इसके अलावा हरियाणा में पंचायत चुनाव भी होने हैं। बुधवार को केजरीवाल ने अपनी पार्टी का मेक इन इंडिया नंबर 1 अभियान की लॉन्च किया। बुधवार को हिसार पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान को किसानों का विरोध सहना पड़ा। किसानों ने केजरीवाल को गो बैक गो केजरीवाल और भगवंत मान को मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसान संगठनों ने दिल्ली व पंजाब के सीएम को काले झंडे दिखाने का ऐलान किया था। किसान इन दोनों सीएमओ के अलावा इस मुद्दे का उनका साफ स्टैंड बता रहे थे। भारत ने गुरुवार को ओडिशा तट के पास क्रिक रिएक्शन सफ्टेन टू एयर मिसाइल का 6ठा सफल परीक्षण किया। इस दौरान मिसाइल ने सटीक निशाना लगाया और टारगेट को तय समय से पहले ही तबाह कर दिया। सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ और भारतीय सेना के QRSM मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुरम रेंज में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज ITR में किया गया था। टेस्ट के दौरान कई तरह के हालात पैदा हुए। इसमें लॉन्च रेंज, मीडिया एग्जीक्यूटिव शॉर्ट रेंज, हाई एग्जीक्यूटिव मैन्युवेटिंग टारगेट, लो रडार सिग्नेचर विंड रिसिंग एंड क्रॉसिंग टारगेट और एक के बाद एक 2 मिसाइल वहां पर लॉन्च की गई।
टेस्ट के दौरान मिसाइल ने सभी टारगेट्स को मार गिराया। एग्जीक्यूटिव रेंज के साथ टारगेट पर हमला किया। इस दौरान मिसाइल के वॉरहेड चेन की भी जांच की गई थी। साथ ही में टेलीमेट्री रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेस्टिंग सिस्टम का भी जांच की गई थी। टेस्ट के दौरान डीआरडीओ और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मिसाइल में स्वदेशी रेडियो क्राफ्टिंग, मोबाइल लॉन इलेक्ट्रो ऑप्टिक ट्रैकिंग सिस्टम, फुली ऑटोमेटिक कमांड और कंट्रोल सिस्टम, सर्विलेंस और मल्टी फंक्शन रडार में मौजूद थे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति से इस क्षेत्र में समग्र बदलाव होगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में अभी 65,000 सक्रिय प्राथमिक कृषि संस्थाएं हैं। इसमें अगले 5 साल में 3 लाख पीएम गठित करने जा रही है। 2.25 लाख नई समितियों के पंजीयन का लक्ष्य है। उन्होंने राज्यों के सहकारिता मंत्रियों से कहा कि वे उप नियमों को जल्दी से अपनाएं और इन समितियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि नई नीति का फोकस सहकारिता समितियों का मुक्त पंजीयन, कंप्यूटरीकरण, लोकतांत्रिक चुनाव, सक्रिय सदस्यता, नेतृत्व और पारदर्शिता में व्यापकता, समिति पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदारी रहेगी। अमित शाह ने कहा कि समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित, इसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु समिति के अध्यक्ष रहेंगे। जम्मू कश्मीर को इंसाफ दिलाने की लड़ाई कई सालों से कई हुकूमतों के साथ चली आ रही थी। आज की हुकूमत के साथ भी यह जारी है। वहां डोडा जाते समय कुछ देर के लिए जखैनी में रुके, जहां पर उनके समर्थकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर आजाद ने कहा कि उम्र भर साथ रहने वाले और अब उनके साथ जुड़ने वाले साथियों को स्वागत है। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए खजूरिया दंपति पर चुटकी लेते हुए कहा था कि शायद यह पता नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। आजाद ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहने के साथ देश और राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, मगर इतना जोश आज तक लोगों में नहीं देखा गया। कभी कभी वह सोचते हैं कि अगर इस जोश का पहले अंदाजा होता और यदि लोगों ने दिल की धड़कनों को पहले ही सुना होता तो काफी पहले लोग हमारे साथ होते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने मेरे साथ भी काम किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार में रहकर जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहे, उसने किसी भी बयान का कोई महत्व नहीं है। नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मालूम भी है कि 2005 से क्या काम कर रहे हैं। नीतीश ने हमला जारी रखते हुए कहा कि इन लोगों का काम सिर्फ पब्लिसिटी करना है और बयानबाजी करना है। उन्होंने कहा कि वह प्रशांत इन सब कामों को करने में एक्सपर्ट है। नीतीश कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिए इससे साबित होता है कि उनका मन बीजेपी के साथ रहने का मन हो गया है और बीजेपी को भीतर से मदद करने का मन है। बता दें कि सोमवार को प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलते सियासी समीकरण को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में बदलते राजनीतिक परिदृश्य का राष्ट्रव्यापी असर नहीं पड़ना चाहिए। बिहार में पटना के फुलवारी शरीफ में सामने आई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कनेक्शन को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक्शन में आ गई है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की एक टीम दरभंगा, नालंदा और मुजफ्फरा समेत 6 जिलों के 32 ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम के इस मामले में आरोपी नसरुद्दीन जंगी के घर भी पहुंची थी। वहीं एक अन्य आरोपी मोहम्मद मुस्तफिर के घर पर भी छापेमारी चल रही है। पीएफआई टेरर फंडिंग से जुड़े ठिकानों पर पिछले महीने भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी। पटना टेरर मॉड्यूलर मामले में बिहार पुलिस ने अब तक 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल सिंधवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में छापामारी चल रही है और बिहार पुलिस ने गांव की नाकाबंदी कर दी है। इससे पहले भी चपरबंजी संगठन पीएफआई से जुड़े फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए की टीम ने दरभंगा के शंकरपुरा गांव में पहुंची थी। इस मामले में जलालपुर के माधवपुर पंचायत के रुदरपुर गांव का रहने वाला सरकारी शिक्षक परवेज आलम पर भी एनआईए का शिकंजा है। दिल्ली बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने एमसीडी के स्कूलों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता को लेकर आज भी एमसीडी को नोटिस भेजा। आयोग ने एमसीडी से संचालित स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बार-बार असफल होने की जांच करने का आदेश भी दिया। साथ ही डीसीपीआर ने नोटिस का जवाब देते लिखा कि एमडीएस को 2 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। इस संबंध में डीसीपीआर के अध्यक्ष अनुराग कुंडे ने ट्वीट कर कहा कि डीसीपीआर ने एमडीएस स्कूलों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं।
डीसीपीआर द्वारा जारी जांच के नोटिस में कहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के कक्षा 3 के परिणाम एमडीएस के स्कूलों में टीचिंग की गुणवत्ता को सीधी टिप्पणी है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में कहा कि 3 के परिणाम एमडीएस के स्कूलों में टीचिंग और लर्निंग की निराशाजनक तस्वीर पेश करता है, जो दिल्ली को भारत में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 राज्यों में शामिल करता है। मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। बिना पहचान पत्र गरबा पंडालों में प्रवेश नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लव जिहाद के मामले में रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने हाल ही में ग्वालियर में दिए बयान में कहा कि गरबा पंडाल लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि गरबा पंडाल में जो भी आए आइडेंटिटी कार्ड लेकर आए, बगैर पहचान के गरबा पंडाल में कोई प्रवेश कर नहीं सकता। ये सबके लिए सलाह की और नसीहत की बात होगी। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि हमारे लोग और सहयोगी संगठन सभी जागरूक है, क्योंकि गरबा पंडाल लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुका है। इसीलिए अब जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति अपने पंडाल तक पहुंचने से पहले अपना आईडी दिखाए। आज स्पीड न्यूज में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उपदेश के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।